हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका नवांकुर के डिजी लेसन्स में। एक बार फिर लेकर आए हैं आपको कक्षा 10 विज्ञान का पार्ट 3। हमने अभी तक पार्ट 1 और 2 का अध्ययन किया है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप पार्ट 3 पढ़ने से पहले 1 और 2 का रिवीजन भी ज़रूर करें। तो आइए पढ़ते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। सबसे पहले हम मेटल मीन्स धातु के भौतिक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले धातुएं चमकदार होती हैं। हमने हमारे घर में देखी हैं बहुत सारी धातुएं, जैसे सोना, चांदी और भी कई धातुएं जो कि चमकदार होती हैं। अगला देखते हैं कठोरता। सामान्यतः धातुएं कठोर होती हैं, जैसे देखा है हमने लोहा, तांबा आदि बहुत सारी धातुओं को कठोर देखा है। लेकिन उनमें कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम तथा पोटेशियम धातुएं कठोर नहीं होती। ये बहुत ही मुलायम होती हैं। ये इतनी मुलायम होती हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अगला देखते हैं रूप और अवस्था। कमरे के ताप पर धातुएं ठोस होती हैं, लेकिन मरकरी को छोड़कर ये द्रव अवस्था में होती हैं। मरकरी देखी है आपने, थर्मामीटर में जो लिक्विड भरा होता है उसको हम मरकरी या पारा कहते हैं। अगला है आघात वर्धता। आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाना। यदि हम धातुओं को चोट पहुंचाकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित करना चाहें तो वो फैल जाती हैं। जैसे कि आपने लोहे की चादरें देखी। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा? धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं कमरे की ताप पर ठोस होती हैं तथा उनमें आघात वर्धता का गुण पाया जाता है। अब तन्यता। तन्यता का मतलब होता है, तन्य मतलब तार के रूप में बनाया जा सकना। मतलब धातुओं को हम पतले तार के रूप में बना सकते हैं। जैसे आपने घर में बिजली के तार देखे हैं, पतले पतले होते हैं ना, तांबे के तार। अगला देखते हैं विद्युत व ऊष्मा की चालक। सामान्यतः विद्युत व ऊष्मा की चालक होती हैं। धातुएं जैसे चांदी, तांबा ये सारी ऊष्मा की चालक होती हैं। मतलब इनमें से विद्युत व ऊष्मा चलकर आगे बढ़ जाती है। लेकिन सीसा और पारा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो आप सभी गुणों में देख रहे हैं कुछ कुछ अपवाद हमें मिल रहे हैं, तो ये अपवाद हमें ज़रूर याद करना है। अगला देखते हैं घनत्व। सामान्यतः धातुएं के घनत्व और गलनांक बहुत अधिक होते हैं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का घनत्व बहुत कम होता है। तो हमने क्या क्या सीखा है? धातुएं चमकदार होती हैं, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं तन्य होती हैं, आघातवर्धनी होती हैं, ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं और उनमें घनत्व पाया जा सकता है। ध्वनिक। ध्वनिक किससे बना है? ध्वनि से। तो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती हैं। जैसे हमने हमारी स्कूल की घंटी देखी है कि यदि उस पर कठोर चीज़ से प्रहार करें तो उसमें आवाज़ आती है। मतलब धातुओं में ध्वनिक का गुण पाया जाता है। अगला है ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड मतलब धातुओं के ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। तो हमने धातुओं के गुणधर्म देखे। अब हम देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। जैसे हमने धातुओं के गुणधर्म देखे हैं, उसके बिल्कुल अपोजिट क्या होते हैं? अधातुओं के भौतिक गुणधर्म होते हैं। जैसे धातुओं के अपोजिट बोलते जाएंगे तो क्या आते जाएंगे? अधातुओं के गुण। जैसे अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती, जैसे कार्बन, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। आपने आयोडीन अपने घर में देखा है। हमने हमारे नमक में चमक देखी है ना, वो आयोडीन के कारण होती है। वैसे हम जानते हैं कि अधातुएं चमकदार नहीं होती, लेकिन आयोडीन की सतह चमकदार होती है। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? तो इसका आंसर है आयोडीन। अगला है कठोरता। तो अधातुएं कठोर नहीं होती, जैसे कोयला, लेकिन हीरा सबसे
कठोर है ना। तो अधातुएं वैसे कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा कठोर है। रूप व अवस्था, कमरे के ताप पर या तो ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं। अधातुएं वैसे तो कमरे के ताप पर ठोस या गैसीय अवस्था में होती हैं, लेकिन ब्रोमीन को छोड़कर ये द्रव अवस्था में होती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, धातुओं के बिल्कुल अपोजिट देख रहे हैं। हमने धातुओं में देखा था धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन अधातुएं ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। आघातवर्तता देखते हैं। अधातुएं आघातवर्त नहीं होती, मतलब हम इन पर प्रहार करके इन्हें चपटा नहीं कर सकते, इनके चादर के रूप में इन्हें परिवर्तित नहीं कर सकते। अब तन्यता, अधातुओं को पतली चादर के रूप में, पतले तार के रूप में नहीं बनाया जा सकता। फिर उससे अगला है विद्युत व ऊष्मा की चालक। तो धातुएं तो विद्युत और ऊष्मा की चालक होती हैं, तो ये अधातुएं क्या होंगी, विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होंगी। लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए भी ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। आपने ग्रेफाइट देखा है अपनी पेंसिल में, है ना। घनत्व देखें, सामान्यतः घनत्व और गलनांक कम होता है। धातुओं का घनत्व और गलनांक अधिक होता है, अधातुओं का कम होता है। ध्वनिक देखते हैं। अधातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न नहीं करते। ऑक्साइड देखें, अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद करना है। धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। क्योंकि हम उनके डिफरेंस लिखेंगे, जब इनमें अंतर लिखेंगे तो हमें ये अंतर भी लिखना होगा। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, अभी तक हमने पढ़ लिया धातुओं के भौतिक गुणधर्म, अब पढ़ेंगे हम उनके रासायनिक गुणधर्म। देखते हैं धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया। वायु मीन्स ऑक्सीजन। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे देखते हैं धातु प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, धातु ऑक्साइड। यहाँ ऑक्साइड लिखा है, ऑक्साइड। एग्जाम्पल लेते हैं, धातु है कॉपर, ऑक्सीजन इसके साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड, CuO। नेक्स्ट ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम धातु है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनाएगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो हमने क्या देखा, धातुओं की जब वायु के साथ अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है तो धात्विक ऑक्साइड बनते हैं। धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, धात्विक ऑक्साइड। अब देखते हैं धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया करती हैं। अलग अलग धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगी तो अलग अलग रिएक्शन होगी। जैसे सोडियम, पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं। यदि हम इन्हें वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दें तो ये आग पकड़ लेते हैं। इसीलिए ये आग या दुर्घटना रोकने के लिए हम इन्हें कैरोसिन या मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। तो क्वेश्चन आपका यहीं से आता है कि सोडियम और पोटेशियम धातुओं को मिट्टी के तेल में या कैरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है कि ये वायु की उपस्थिति में क्रिया करके आग या विस्फोट उत्पन्न करते हैं। अगला है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पीबी लेड, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये ऊपर वाले पॉइंट में ये वायु के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करते हैं, तथा ये मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, एक पतली परत बना लेते हैं, उसको धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। अगला है Fe, आयरन वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन लोह चूर्ण गर्म करने पर तेजी से जलने लगता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यदि हम लोहे को वायु में गर्म करें तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी, लेकिन यदि उसका चूर्ण बनाकर गर्म करें तो वो तेजी से जलने लगता है। नेक्स्ट है कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे कॉपर ऑक्साइड की परत कहा जाता है। Ag मीन्स चांदी, सिल्वर, और Au सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ये इतनी कम क्रियाशील धातुएं होती हैं कि ये वायु के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए इन धातुओं का
हम आभूषण बनाने में इनका यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? उभयधर्मी का मतलब होता है कॉमन। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं, ऐसे धात्विक ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया करके उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं। मतलब धात्विक ऑक्साइड की चाहे अम्ल से अभिक्रिया हो या क्षारक से अभिक्रिया हो, दोनों ही स्थिति में क्या बनाएंगे? वे उत्पाद में प्रोडक्ट क्या बनाएंगे? जल तथा लवण, वाटर एंड सॉल्ट। देख रहे हैं हम एग्जाम्पल में, एल्युमिनियम ऑक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड, लवण और जल। नेक्स्ट, एल्युमिनियम ऑक्साइड क्षारक NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो भी क्या बन रहा है? लवण और जल। तो दोनों ही स्थिति में उत्पाद क्या बन रहा है? प्रोडक्ट एल्युमिनियम क्लोराइड, लवण, यहाँ सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये भी लवण और जल, लवण और जल। अब जल के साथ अभिक्रिया है। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो धात्विक ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर हम धात्विक ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बनता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि धातु की जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो या तो धात्विक ऑक्साइड बनेगा या हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। एग्जाम्पल देख लीजिए, सोडियम की जल के साथ अभिक्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इधर भी आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हर कंडीशन में हाइड्रोजन गैस तो निकलेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु की अलग अलग धातुओं की जल के साथ अलग अलग अभिक्रिया होती है। जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम अभिक्रिया के दौरान जल की सतह पर आ जाते हैं। तो जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की अभिक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और वो बुलबुलों के रूप में वो उसकी सतह पर आकर चिपक जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाते हैं। Au, Ag कॉपर और Pb लेड जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन है जो जल के साथ अभिक्रिया, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है, कौन गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है, और कौन सी धातुएं ऐसी हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अगला है धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया देखते हैं। अच्छा, ये हमें बिल्कुल याद ही करना पड़ता है कि इनकी अभिक्रिया किसके साथ होगी और क्या उत्पाद बनेगा। यदि हम एक बार याद कर लेते हैं तो हम कोई भी एग्जाम्पल लेके उन्हें हल कर सकते हैं कि बनना क्या है। धातुओं की जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनती हैं। देखें हम धातु Fe आयरन, तनु अम्ल लिया है HCl, लवण बन रहा है FeCl2 आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। तो क्या बनेगा? यदि हम ये लाइन याद कर लेते हैं कि धातु जब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हर कंडीशन में लवण और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो जब भी हम रिएक्शन कराएंगे हमें हाइड्रोजन तो निकालना ही है और कोई भी लवण बनाना है। तो लवण बनाने के लिए हमने 9th क्लास में फॉर्मूला बनाना देखा था, उस फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपना लवण बना सकते हैं। अगला देखते हैं धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। अभी हमने धातु लवण बनाए, अब यही धातु लवण यदि किसी दूसरी धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा? हमने अपने पिछले वीडियो में विस्थापन अभिक्रिया देखी थी। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि कम क्रियाशील धातु को अधिक क्रियाशील धातु विस्थापित कर देती है। यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही होता है। धातु A जब धातु लवण B से अभिक्रिया करती है और ये जो B है ये कम क्रियाशील है तो ये यहाँ से विस्थापित हो जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा? धातु A। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, धातु आयरन Fe, लवण विलयन B CuSO4 और लवण विलयन A क्या बनेगा? यहाँ से जो आयरन है ये कॉपर को विस्थापित कर देगा
और खुद उसकी प्लेस पर आ जाएगा। देखिए अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ये इसको विस्थापित क्यों कर रहा है, क्या कारण है कि ये इसकी प्लेस पर आ जाता है। इसको समझने के लिए हमें सक्रियता श्रेणी याद करना पड़ती है। सक्रियता श्रेणी याद करके हम ये सीख जाते हैं कि कौन अधिक क्रियाशील धातु है, कौन अधिक ताकतवर धातु है और कौन कम। तो आप जानते हैं कि ताकतवर इंसान कमज़ोर इंसान को उसकी जगह से हटा देता है। देखते हैं सक्रियता श्रेणी। वह श्रेणी जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। देखिए ये श्रेणी जो दी है ये आपको ज़रूर याद करना पड़ेगी। ये कौन से क्रम है? आरोही, मतलब घटता क्रम। सबसे ऊपर है अधिक क्रियाशील, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके इसको कम क्रियाशीलता की तरफ जाती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, एयू, गोल्ड आदि। अब देखिए हमने देखा था कि पोटेशियम और सोडियम को हम केरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं? क्योंकि ये देखिए सबसे ऊपर है और सबसे अधिक क्रियाशील है, इसलिए हम इन्हें केरोसिन में डुबोकर रखते हैं। यदि नहीं रखेंगे तो ये क्या करेंगी? इसमें आग लग जाएगी। ठीक है, तो ये आप ज़रूर याद करें, इससे आपको आगे समझने में बहुत ही आसानी होगी। अब धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अभी हमने धातुओं की अलग अलग चीज़ों से अभिक्रिया करके अलग अलग उत्पाद और हाइड्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, जल आदि देखे थे। अब देखते हैं हम तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोश को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। हमने 9th क्लास में कोश सीखे थे, उनको भरना सीखा था, संयोजकता निकालना सीखी थी। अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ लिखा है सोडियम, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 11। तो हम इनको कोषों में वितरित करें इन इलेक्ट्रॉन को। पहले कोष में हम जानते हैं 2 होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं और जो बचे हुए होते हैं वो तीसरे या चौथे कोष में हम रखते हैं। तो यहाँ पर पहले 2, फिर दूसरे में 8 और क्या बचा? 1। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा है, हम क्या जानते हैं कि हमें अष्टक पूरा करना होता है। तो यहाँ पर अष्टक पूरा करने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो हमें कोई यदि किसी से लेना है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, है ना। तो हम क्या करें? अपने ये दोनों कोषों को पूरा करें और अपना ये जो तीसरा 1 इलेक्ट्रॉन है ये किसी को दान कर दें, तो हमारे ये दोनों कोष पूरे हो जाएंगे और ये जिसको भी ज़रूरत होगी उसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, है ना। ऐसे ही हम अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब अगला पॉइंट है धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम इसको दान कर रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन को 1 इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं। तो आप जानते हैं दान करने वाला कौन होता है? धनी, तो वो धनायन बनाता है। और उधार लेने वाला कौन होता है? ऋणी, तो वो क्या बनाता है? ऋणायन बनाता है। तो जो भी इस इलेक्ट्रॉन को लेगा वो ऋणी होगा और जो इसको देगा वो धनी होगा। तो धातु क्या करते हैं? धनायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं, और धातु ऋणायन बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। अब ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। देखिए तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान तो होगा क्योंकि अष्टक सबको पूरा करना है, और आदान प्रदान के द्वारा जो भी यौगिक बनेगा उसको हम आयनिक यौगिक कहते हैं। अब हम NaCl का निर्माण देखते हैं। देखिए NaCl में अभी देखा था हमने कि Na का हमने अष्टक पूरा किया ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा था, उसको हमने किसको दान किया? क्लोरीन को। क्लोरीन ने ले लिया, इसलिए क्लोरीन धनायन बना रहा है, ऋणायन बना रहा है, और सोडियम धनायन बना रहा है। देखिए एग्जाम्पल में। अब हम आयनिक यौगिक के गुणधर्म देखते हैं। पहला है भौतिक प्रकृति। जब आयनिक यौगिक का निर्माण होता है तो वो ठोस, कठोर और भंगुर होते हैं। तो यह इनकी भौतिक प्रकृति होती है कि ये ठोस, कठोर या भंगुर हो सकते हैं। इनके गलनांक एवं क्वथनांक बहुत अधिक होते हैं। ये आपको सारे पॉइंट याद करना पड़ेंगे। घुलनशीलता, जल में घुलनशील होते हैं परंतु पेट्रोल और केरोसिन में अघुलनशील होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं परंतु ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। ये चारों पॉइंट आप अच्छे से याद करें। और
फिर इनके क्वेश्चन बनते हैं जो हमें सॉल्व करने में आसानी होती है। अगले वीडियो में हम इनकी धातुओं की प्राप्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।